हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 3 या फिर चैप्टर नंबर 2 कह सकते हो, जिसका नाम द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो आज हम इसके पार्ट 3 के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बता दिया था इसके पहले की वीडियो में। तो देखिए, द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर जो आपका होता है, आपको पता है क्या होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मतलब सिग्नल को प्रवाहित करते हैं, सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, इसके पहले की वीडियो में बता दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। जैसा आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होने वाला है। और हाँ, आपको थोड़ा सा बता दें कि आपकी जो क्या कहते हैं एग्ज़ामिनेशन यानी परीक्षा जो फार्म भरा जाता है वो 12 से लेकर के 17 जुलाई तक भरा जाने वाला है। तो आप अपने स्कूल के कांटेक्ट में रहें, तो कॉलेज के कांटेक्ट में रहें, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आप जिसमें आप ज्वाइन हो तो उसमें ज्वाइन रहें। मतलब कहीं कुछ भी नोटिस आए तो बाद में फिर प्रॉब्लम ना होने पाए। तो बाकी देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क गेन कर सकें। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से हमने इसमें लिया है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर से धारा मुख्यतः प्रवाहित होती है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर से धारा मुख्यतः प्रवाहित होती है। जैसे आपको पता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इस प्रकार से एक बेस होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है मतलब बेस बीच में होता है, फिर एमीटर होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कलेक्टर होता है। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा बेस और एमीटर जंक्शन ऑफ एमीटर होता है जो वो अग्र बायस में होता है, और जंक्शन ऑफ क्या कहते हैं कलेक्टर जो होता है रिवर्स बायस में होता है। तो अग्र बायस होने के कारण ऐसा, मतलब जब इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं तो जब अग्र बायस और रिवर्स बायस होता है तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो हमारा होल के कारण प्रवाहित होता है। किसके कारण दोस्तों? होल के कारण। किसमें? पीएनपी ट्रांजिस्टर में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करिएगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा, उसमें हम जो मुख्य धारा प्रवाहित होती है किसके कारण होती है? होल के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन कारण नहीं होगा, आयन कारण नहीं होगा, और इनमें से कुछ नहीं। तो कोई ना कोई तो होगा ही आंसर। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, होल के कारण। और इलेक्ट्रॉन कारण हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता है। तो जैसे कि आगे क्वेश्चन हमने दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से धारा मुख्यतः प्रवाहित होती है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से धारा मुख्यतः हमारी प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए होल से, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन सी आयन से, ऑप्शन डी सभी से। तो देखिए, हमने जैसे आपको बताया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इसमें भी अग्र बायस और रिवर्स बायस होता है। पर इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बेस होता है वो धन टर्मिनल से जुड़ा होता है, बेस। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं, इसमें जो क्या बोलते हैं एमीटर होता है और कलेक्टर होता है। तो बेस धन टर्मिनल से जुड़ा होता है और एमीटर के जो होता है ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इस कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कारण धारा प्रवाहित होती है। तो इसकी जब आप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे अपनी बुक में तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एमीटर से धारा मुख्यतः प्रवाहित होती है वो इसमें इलेक्ट्रॉन कारण प्रवाहित होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया ही होगा। और देखिए यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 17 आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी 19 देखते क्या है कि एमीटर दक्षता पीएनपी ट्रांजिस्टर की होती है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है उसकी एमीटर दक्षता आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है गामा बराबर आई पी अपान आई ई। अब देखिए यहाँ पे आई धारा है, पी ई मतलब क्या कहते हैं एमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा होल के कारण, और आई क्या है? एमीटर की संपूर्ण धारा है। और यहाँ पे देखो गामा बराबर आई एन ई बटे आई एन और गामा बराबर आई एन ई बटे आई पी, और इसमें दिया गया नन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एमीटर की दक्षता होती है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं हम। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आपको पता है कि धारा होल के कारण प्रवाहित होती है। किसके कारण? होल के कारण। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है एमीटर में, होल के कारण प्रवाहित होता है। तो इसीलिए यहाँ पे
पीएनपी की बात किया गया है तो यहाँ पे गामा बराबर हो जाएगा IPE अपान IE। क्या हो जाएगा? IPE अपान IE। PE का मतलब कि एमीटर में होल के द्वारा प्रवाहित धारा IPE, और I मतलब एमीटर द्वारा संपूर्ण प्रवाहित धारा। तो इस प्रकार से आप एमीटर दक्षता पीएनपी ट्रांजिस्टर को याद रख सकते हैं। तो देखिए सब सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। यदि आपको ये पहला वाला चीज़ नहीं याद होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में किस प्रकार धारा प्रवाहित होती है मीटर में, तो इसके कुछ जो आपके फार्मूले होते हैं इसको आप याद नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा आगे पीछे करके मतलब आपको थोड़ा सा समझना है तो आसानी से याद हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बी वाला रॉन्ग हो जाएगा, सी वाला रॉन्ग हो जाएगा, डी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ही सही होगा। और हाँ दोस्तों, बताते चलें कि इसका जो PDF है टेलीग्राम पर से इसको लोड कर लीजिएगा कि वहाँ पे जो हमारा चैनल है पॉलीटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से है। मतलब पॉलीटेक्निकल क्लासेस हमारा यहाँ पे चैनल है, बस उसमें स्टूडेंट जोड़ देना या फिर इसी को सर्च कर देना तो आ जाएगा चैनल। जो लोगो यहाँ पे लगा है वही लोगो वहाँ पे भी लगा है, तो वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेना। बाकी देखिए 20 तक हो ही गया। 21 देखिए क्या है कि एमीटर दक्षता का व्यवहारिक मान होता है। तो देखिए एमीटर दक्षता गामा का व्यवहारिक मान होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया 0.98 से 0.99, या फिर ऑप्शन बी 50.0 से 100, या फिर ऑप्शन सी 0.949 0.50, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए एमीटर दक्षता जो गामा होता है उसका जो व्यवहारिक मान होता है दोस्तों वो 0.98 इंटू 0.99 होता है। क्या होता है? 0.99 होता है। तो यहाँ से आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि बेस ट्रांसपोर्ट गुणांक बीटा डैश का मान लगभग होता है। तो बेस ट्रांसपोर्ट गुणांक बीटा डैश का जो मान होता है वो लगभग हमारा होता है। ऑप्शन ए दिया गया 100, ऑप्शन बी दिया गया 0.995, सी वाला दिया गया 0.49, डी वाला दिया गया 0.885। तो देखिए जो बेस ट्रांसपोर्ट गुणांक होता है बीटा डैश, उसका जो मान होता है लगभग 0.995 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0.995 होता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो दोस्तों देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा डैश का मान क्या होता है आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान क्या होता है। तो देखिए हमने बताया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों? होल के कारण होती है। आपको पता है ये चीज़। तो अब देखिए जब होल कारण एमीटर में धारा प्रवाहित होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर में, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बीटा डैश का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा डैश ए वाला लिखा है कि IPC अपान IPE, और बी वाला क्या लिखा है कि INC अपान INE, और सी वाला क्या है कि बी डैश बराबर IPC गुणे IPE, और डी वाला शून्य दिया गया है। अब देखिए इसमें IPC का मतलब क्या हो गया कि कलेक्टर में प्रवाहित होल धारा, और यहाँ पे क्या है कि क्या कहते हैं एमीटर में प्रवाहित होल धारा, और यहाँ पे देखिए क्या है कि कलेक्टर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा, और यहाँ पे क्या है कलेक्टर में एमीटर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करिए यानी कि ये भी नहीं। अब ये भी देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है। यहाँ पे देखिए PC और PE लिखा गया है, मतलब होल का धारा प्रवाहित हो रही है, पर यहाँ पे गुणा में है, जबकि गुणा में नहीं होगा। क्या होगा हमारा? ये वाला होगा कि बी डैश बराबर IPC अपान IPE। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा कि यहाँ पे जो बीटा डैश का जो मान होता है बी डैश बराबर क्या होता है? IPC अपान IBE होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि निम्न में से सही संबंध है। तो देखिए निम्न में से सही संबंध आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है कि अल्फ़ा DC बराबर बीटा डैश इंटू गामा, और बी वाला दिया गया है DC बराबर बी डैश R, और सी वाला दिया गया है अल्फ़ा DC बी डैश प्लस गामा, और डी वाला दिया गया सभी। तो थोड़ा मतलब समझ लीजिए जो हम बोल रहे हैं उसको आवाज़ पे ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा इसमें साफ नहीं लिखा गया है। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सही संबंध कि अल्फ़ा DC बराबर बीटा डैश गामा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को शेयर भी करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि PNP ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। तो PNP ट्रांजिस्टर का प्रतीक आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ही दिया गया है कि थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहाँ पे, मतलब दिख नहीं रहा होगा। देखिए तो देखिए ऑप्शन इसमें है कि यहाँ पे देखिए
एमीटर है, यहाँ पे कलेक्टर है, यहाँ पे बेस है। फिर ऑप्शन बी वाला है कि एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, तो इस प्रकार से है। और ऑप्शन सी लिखा है दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है किसके कारण होती है दोस्तों, मतलब प्रतीक आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए एमीटर से बेस में हमेशा क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होती है, सॉरी जो तीर होता है, मतलब जो तीर देखिए यहाँ पे एक तीर ऐसे गया है इस वाले में, और इस वाले में तीर नीचे आया है इस प्रकार से। तो देखिए जब इस वाले तीर नीचे आया है मतलब एमीटर से बेस की तरफ तीर आया है इसमें, और इसमें बेस से एमीटर की तरफ तीर गया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में कि जो तीर होता है हमेशा एमीटर से बेस की तरफ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी देखिए 25 क्या है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक आपको बताना है। ऑप्शन ये दिया गया है कि मतलब यहाँ पे एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है। फिर ऑप्शन बी में है कि एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। ऑप्शन सी लिखा दोनों, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो देखिए थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या है कि हमने अभी भी बताया कि पीएनपी में जो तीर होता है एमीटर से बेस की तरफ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला पीएनपी वाला हो गया। तो एनपीएन में क्या होता है, उल्टा होता है उसका कि बेस से एमीटर की तरफ तीर होता है। जो तीर होता है ऐसे होता है बेस से एमीटर की तरफ। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 25 का। तो इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सही प्रतीक है ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए क्या 26 की संबंधित उसी से है जो हमने भी बताया, उससे संबंधित ये भी क्वेश्चन है। देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में तीर की दिशा होती है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में तीर की दिशा आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है मीटर से बेस की तरफ, ऑप्शन बी दिया गया है बेस से मीटर की तरफ, ऑप्शन सी दिया गया है दोनों, ऑप्शन डी दिया गया है बेस से कलेक्टर की तरफ। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो तीर की दिशा होती है वो क्या होती है, एमीटर से बेस की तरफ होती है। किधर होती है दोस्तों, एमीटर से बेस की तरफ होती है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं 26 हो गया। अब 27 देखिए क्या है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीर की दिशा होती है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने अभी भी आपको बताया कि बेस से एमीटर की तरफ होती है। बेस से किधर होती है, बेस से एमीटर की तरफ। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि बेस से एमीटर की तरफ। और ऑप्शन ए तो हमने बताया कि ए होता है पीएनपी में, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। बेस से कलेक्टर की तरफ होगा नहीं, और कलेक्टर से बेस की तरफ तो ये सब होता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 27 का। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी 28 देखिए क्या है कि 28 की लीकेज धारा रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन में प्रवाहित होती है। तो लीकेज धारा रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन में किसके कारण प्रवाहित होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिएगा माइनॉरिटी कैरियर के प्रवाह के कारण, ऑप्शन बी दिएगा मेजॉरिटी कैरियर के प्रवाह के कारण, ऑप्शन डी दिया गया इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। देखिए लीकेज धारा जो होती है, लीकेज धारा का मतलब समझ रहे हो कि मतलब धारा लीक कर गई। लीकेज धारा का मतलब क्या होगा कि धारा लीक कर गई। तो लीकेज धारा जो प्रवाहित होती है आपकी रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन में किसके कारण प्रभावित होती है कि माइनॉरिटी कैरियर के कारण प्रभावित होती है। किसके कारण दोस्तों, माइनॉरिटी कैरियर के कारण। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके कारण धारा प्रभावित होगी लीकेज धारा में रिवर्स बायस कलेक्टर में। तो हमारा माइनॉरिटी कैरियर के प्रभाव के कारण। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए क्या है कि लीकेज धारा 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर लगभग बढ़ जाती है। तो लीकेज धारा 10 डिग्री सेल्सियस ताप यदि बढ़ाएंगे तो लगभग कितना बढ़ जाएगी, वो लगभग 2 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है, 2 गुना। 4 गुना नहीं होती है, 6 गुना नहीं होती है, 8 गुना नहीं होती है। तो ये देखिए मतलब एक प्रयोग किया गया तो उसके आधार पर कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि 10 डिग्री ताप पर लीकेज धारा का जो मान होता है वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल एमीटर तथा बेस के मध्य दिया जाता है और आउटपुट सिग्नल कलेक्टर तथा बेस के मध्य दिया जाता है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है, तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन की बात कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए किस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल एमीटर तथा बेस किस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल एमीटर तथा बेस के मध्य दिया जाता है और आउटपुट सिग्नल कलेक्टर तथा बेस के मध्य दिया जाता है। तो
कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि एमिटर को कॉमन कर देंगे, मतलब जब परिपथ का निर्माण करेंगे, जब परिपथ को बायसिंग करेंगे परिपथ की, तो उसमें क्या करते हैं कभी कभी कि एमिटर को हम कभी कभी कॉमन कर देते हैं, या फिर कलेक्टर को कभी कभी कॉमन कर देते हैं, या फिर क्या कहते हैं हमारा बेस को कॉमन कर देते हैं परिपथ के बीच। तो यही हमारा क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन हम देखो क्यों करते हैं कि ताकि हम जो है धारा का जो है सिग्नल का प्रवाह आसानी से कर पाएँ। समझ रहे हैं ना बात को, कि जो सिग्नल का प्रवाह है आसानी से हो पाए। तो और सारे मतलब कई फ़ायदे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के, तो इसीलिए हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मतलब ट्रांजिस्टर का। तो देखिए अब यहाँ पे किस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल एमीटर तथा बेस के मध्य दिया जाता है और आउटपुट सिग्नल कलेक्टर तथा बेस के मध्य दिया जाता है। इनपुट किसके मध्य दिया जाता है दोस्तों, एमीटर तथा बेस के मध्य। आउटपुट किसके मध्य दिया जाता है, कलेक्टर तथा बेस। तो देखिए बेस कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है दोनों में, बेस कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसका आंसर ढूंढना बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चनों का कि जो है इनपुट सिग्नल एमीटर तथा बेस के मध्य दिया जाता है, आउटपुट सिग्नल कलेक्टर तथा बेस के मध्य दिया जाता है किस कॉन्फ़िगरेशन में। तो देखिए बेस कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। और ए वाला तो कॉमन एमीटर होगा नहीं, कॉमन कलेक्टर भी नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो देखिए 31 क्या है हमारा यहाँ पे कि किस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल बेस व एमीटर से तथा आउटपुट सिग्नल कलेक्टर व एमीटर के मध्य होता है। तो देखिए इनपुट सिग्नल जो होता है बेस और एमीटर, बेस और एमीटर, और आउटपुट सिग्नल क्या होता है कलेक्टर और एमीटर। तो आउटपुट सिग्नल कलेक्टर और एमीटर, इनपुट सिग्नल बेस और एमीटर के किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो देखिए एमीटर कॉमन आ रहा है, तो मतलब एमीटर वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो कहाँ देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी कॉमन कलेक्टर वाला तो रॉन्ग ही होगा, और ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा, डी भी रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चलें। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल में बेस व कलेक्टर के मध्य तथा आउटपुट सिग्नल एमीटर व कलेक्टर के मध्य रखते हैं। किस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल बेस व कलेक्टर के मध्य, इनपुट सिग्नल देखिए इनपुट जो होता है किसके मध्य, बेस और कलेक्टर, बेस और कलेक्टर। आउटपुट किसके मध्य, आउटपुट हमारा किसके मध्य हो जाएगा एमीटर और कलेक्टर। तो इसमें कलेक्टर कॉमन आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे कलेक्टर कौन वाला है, कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम इनपुट सिग्नल को बेस और कलेक्टर के मध्य रखते हैं, और आउटपुट सिग्नल में एमीटर व कलेक्टर के मध्य रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो 32 है इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। और बाकी ये सब आपको पता है क्या क्या होता है, कैसे बता ही दिया हमने। अब देखिए 34 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या देखिए क्या है कि IC IB ICO में संबंध होता है। IC मतलब कलेक्टर धारा, IB मतलब बेस धारा, ICO मतलब लीकेज धारा। तो इनके बीच संबंध क्या होता है, तो हिंदी में भी पूछा जा सकता है कि अब बताइए कलेक्टर धारा और बेस धारा और लीकेज धारा में क्या संबंध होता है, तो आपको बताना होगा। तो इस यहाँ पे देखिए ऑप्शन चलिए बता देते हैं आपको। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वाला कि IC बराबर बीटा इंटू DC IB प्लस ICO, ये वाला हमारा इसका क्या होता है राइट आंसर होता है। कि जो संबंध होता है इनके बीच IC IB ICO में वो क्या होता है, IC बराबर बीटा DC IB प्लस ICO होता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, और ऑप्शन बी तो यहाँ देखिए माइनस है तो इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ बटे में इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है चीज़ें कि यहाँ पे जो IC कलेक्टर धारा होती है बेस धारा के और लीकेज धारा के योग के बराबर होती है, और बीच में बीटा आ जाता है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। तो बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है कि ADC व BDC के मध्य संबंध होता है। तो ADC और अल्फ़ा DC और बीटा DC था, यहाँ पे थोड़ा सा यार रॉन्ग हो जाता है। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा DC और बीटा DC के मध्य संबंध होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है बीटा DC बराबर अल्फ़ा DC प्लस 1, बीटा बी वाला है कि बीटा DC बराबर अल्फ़ा DC माइनस 1, और सी वाला है कि बीटा DC बराबर अल्फ़ा DC 1 माइनस अल्फ़ा DC, और यहाँ पे डी वाला है कि बीटा DC बराबर 1 माइनस अल्फ़ा DC बटे
अल्फ़ा DC। तो देखिए अल्फ़ा DC और बीटा DC का जो मध्य सही से संबंध होता है ना दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, ऑप्शन सी होता है कि बीटा DC बराबर अल्फ़ा DC अपान 1 माइनस अल्फ़ा DC। ये वाला देखिए 1 माइनस अल्फ़ा DC ऊपर आ गया है, यहाँ पे नीचे है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बात को कि हमारा जो संबंध होता है 1 माइनस अल्फ़ा DC क्या होता है, नीचे होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या है 36 कि ICB IC IB ICO के मध्य सही संबंध है। तो देखिए IC IB ICO, तो हमने इसके पहले क्या बताया था, IC IB ICO वही चीज़ें यहाँ पे, तो शायद क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं वो हो गया है, नहीं ये थोड़ा अलग चीज़ है। देखिए देख लीजिए कि IC IB ICO के मध्य सही संबंध होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि IC बराबर BDC IB प्लस BDC प्लस ICBO, और बी वाला है कि IC बराबर BDC IB माइनस का BDC माइनस का 1 ICBO, और सी वाला दोनों है, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसके पहले क्वेश्चन था हमने क्या किया था उसमें, यहाँ पे देखिए कि IC IB ICO दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे। तो इसका जो था योग था केवल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे केवल बीटा DC आया था। तो यहाँ पे देखिए एक संबंध और इसमें होता है, तो वो भी देख लीजिए। ये वाला होता है कि अल्फ़ा मतलब यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, और यहाँ पे संबंध क्या हो जाएगा कि IC बराबर बीटा DC IB प्लस बीटा DC प्लस 1 इंटू ICBO। तो यहाँ पे जो इसका 36 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि IC बराबर बीटा DC IB प्लस बीटा DC प्लस 1 ICBO। तो हमने सारी चीज़ें बता दी है कि ICBO लीकेज धारा है, IB बेस धारा है, IC कलेक्टर धारा है, तो सारी चीज़ें हमने बता दिया था। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 36 है, देखिए 37 है। तो ICBO तथा ICO के मध्य सही संबंध होता है। तो ICBO तथा ICO के मध्य सही संबंध होता है, तो ऑप्शन ए दिया गया है ICO बराबर बीटा DC प्लस 1 ICBO, और बी वाला दिया गया है कि ICO बराबर ICBO प्लस 1, और सी वाला क्या है ICEO बराबर बीटा DC प्लस 1, और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ICBO तथा ICEO के मध्य जो सही संबंध होता है वो हमारा होता है ICEO बराबर बीटा DC प्लस 1 ICBO, यानी कि ऑप्शन ए होता है। तो जैसे हमने बताया कि ICEO क्या होता है, ये भी एक प्रकार से लीकेज धारा होती है और ये भी एक प्रकार से लीकेज धारा होती है, तो दोनों के बीच जो संबंध होता है आप देख लीजिए। तो देखिए अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 क्या है कि NPN ट्रांजिस्टर में एमीटर धारा को नेगेटिव व बेस कलेक्टर धारा को पॉजिटिव लिया जाता है, क्यों। तो देखिए NPN ट्रांजिस्टर में एमीटर धारा को हम नेगेटिव लेते हैं और पॉजिटिव कलेक्टर धारा को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। NPN की बात कर रहे हैं हम, इसके पहले हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया भी था क्यों लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि क्योंकि हम साइन कन्वेंशन के नियम से NPN में एमीटर धारा ट्रांजिस्टर के बाहर आती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि साइन कन्वेंशन के नियम से NPN में एमीटर धारा जो होती है ट्रांजिस्टर के बाहर आती है और बेस व कलेक्टर धाराएं अंदर जाती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एमीटर धारा को नेगेटिव व बेस धारा को पॉजिटिव लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एमीटर धारा को नेगेटिव और बेस धारा को पॉजिटिव लेते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो ये कोई फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब हमने ऐसे लिख दिया कि आपको याद होना चाहिए क्यों ऐसा होता है। एग्ज़ाम में मान लीजिए पूछ भी देता है तो करके आइएगा। तो देखिए जो चैप्टर आपका है हमने कहीं से भी एक भी क्वेश्चन मतलब छोड़ा नहीं है, मतलब हर एक क्वेश्चन जो मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट है, मतलब आने लायक हैं, सारे क्वेश्चन को हमने लिया है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो इसमें सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा और कुछ न्यूमेरिकल लगाइएगा अगर आपके पास बुक होगी तो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, जैसे कि हमने जो इसके पहले ये सब सारी चीज़ बताई थी। ये वाला देखिए यहाँ पे कि ICBO ICO, तो इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है हमारा इस पर, तो इस सब पे न्यूमेरिकल लगाइएगा। तो बाकी देखिए यहाँ पे अगली वीडियो में बता देंगे न्यूमेरिकल भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि PNP ट्रांजिस्टर में एमीटर धारा को पॉजिटिव तथा बेस धारा व कलेक्टर धारा को नेगेटिव लिया जाता है। तो हमने बता ही दिया अभी। तो देखिए सॉरी हमने बताया नहीं है, तो हमने ये वाला NPN के लिए बताया था। तो PNP के लिए देख लीजिए कि PNP लिए क्या होता है। देखिए PNP ट्रांजिस्टर में एमीटर धारा को पॉजिटिव और बेस व कलेक्टर धारा को नेगेटिव लेते हैं, क्यों। तो साइन कन्वेंशन के नियम से PNP में एमीटर धारा ट्रांजिस्टर के अंदर जाती है और बेस व कलेक्टर धारा क्या होती है, बाहर आती है। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि PNP ट्रांजिस्टर में एमीटर को पॉजिटिव लेते हैं
और कलेक्टर धारा को नेगेटिव लेते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर हमारे इस प्रकार से बेस यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, कलेक्टर है, ये हमारा एमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है, इसको जब हम जोड़ते हैं तो बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं इसको, और इसको क्या जोड़ते हैं, बेस को ऋण ध्रुव से। तो इस प्रकार से इसको भी हम ऐसा करते हैं, तो इस प्रकार से इसको भी जोड़ते हैं। तो वही कह रहा था यहाँ पे कि जो बेस और कलेक्टर है इसको ऋण से जोड़ते हैं और एमीटर को क्या जोड़ते हैं, धन से जोड़ते हैं। तो इसीलिए ऐसा क्यों करते हैं, तो हमारा साइन कन्वेंशन का नियम होता है कि एमीटर धारा जो है ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगी और बेस और कलेक्टर धारा बाहर आएगी, इसीलिए हम ऐसा करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में। और ठीक इसी प्रकार से एनपीएन में भी था, तो हमने बताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, अब चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि वह क्षेत्र जहाँ एमीटर जंक्शन अग्र बायस तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। ऐसा क्षेत्र बताइए कि जहाँ एमीटर जंक्शन अग्र बायस होता है और कलेक्टर जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। संतृप्त क्षेत्र में वैसा होता है, या फिर सक्रिय क्षेत्र में होता है, फिर कट ऑफ क्षेत्र में होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सक्रिय क्षेत्र में। सक्रिय क्षेत्र में अगर ऐसा होता है तभी हमारा जो है सिग्नल का प्रवाह आसानी से होता है। मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे, जब इसका आगे का चैप्टर आप पढ़ेंगे कि बिंदु का स्थायीकरण, तो उसमें आपको थोड़ा सा और आगे जब पढ़ेंगे अगले चैप्टर, तो उसमें सक्रिय क्षेत्र के बारे में अच्छे दिया गया है कि मतलब एक बिंदु होता है उसका स्थायीकरण हो जाता है सक्रिय क्षेत्र की वजह से, और इसीलिए हमारा जो है क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर जो है अच्छा मतलब सिग्नल को अच्छे से ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कि सक्रिय क्षेत्र में जो है हम एमीटर जंक्शन को अग्र बायस और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्या है 41 कि यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर का वह क्षेत्र जिसमें एमीटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन दोनों अग्र बायस होते हैं। ट्रांजिस्टर अभिलक्षण का वह क्षेत्र जिसमें एमीटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन दोनों अग्र बायस होते हैं। तो ऑप्शन ए है कट ऑफ क्षेत्र, ऑप्शन सी सक्रिय क्षेत्र, ऑप्शन सी संतृप्त। जैसा हमने बताया कि सक्रिय क्षेत्र वाले में क्या होता है कि एमीटर अग्र बायस में होता है, कलेक्टर रिवर्स बायस में होता है, तो ये तो होगा नहीं। कट ऑफ क्षेत्र तो अलग चीज़ होता है। संतृप्त क्षेत्र में ऐसा होता है, ऐसा कहाँ होता है, संतृप्त क्षेत्र में ऐसा होता है कि जो अभिलक्षण होता है जिसमें एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों क्या होते हैं, अग्र बायस में होते हैं संतृप्त क्षेत्र में। इसीलिए यहाँ पे 41 का आंसर हो जाएगा संतृप्त क्षेत्र। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स जो भी बनाए हैं उसे बना लीजिएगा। बाकी इसका जो PDF हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है कि वह क्षेत्र जिसमें ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं। ऐसा क्षेत्र ट्रांजिस्टर अभिलक्षण का ऐसा क्षेत्र जिसमें ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं। तो रिवर्स बायस यहाँ पे बात की गई। संतृप्त में तो हमने बताया था अभी कि अग्र बायस में होंगे दोनों जंक्शन, तो ये वाला होगा नहीं। सक्रिय क्षेत्र में हमने बताया कि एक अग्र बायस में होगा, एक रिवर्स बायस में होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट ऑफ क्षेत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, कट ऑफ क्षेत्र। मतलब कट ऑफ क्षेत्र में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों जंक्शन का मतलब समझ रहे हो, दोनों जंक्शन का मतलब समझ रहे हो आप। दोनों जंक्शन का मतलब ये है कि एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए 43 देखिए क्या है कि कॉमन बेस मोड में इनपुट व आउटपुट का गतिज प्रतिरोध होता है। तो कॉमन बेस मोड में इनपुट व आउटपुट का गतिज प्रतिरोध होता है, फार्मूला क्या होता है बताना है। ऑप्शन ही दिया गया है। देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों का बताना है, इनपुट के लिए अलग होगा, आउटपुट के लिए अलग होगा। गतिज प्रतिरोध बताना आपको, तो ऑप्शन ही दिया गया है RI बराबर डेल्टा VE अपान डेल्टा EB अपान डेल्टा IE और R0 बराबर डेल्टा CB अपान डेल्टा IC। और बी वाला क्या है कि RI बराबर डेल्टा VEB अपान, और यहाँ पे देखिए R0 बराबर डेल्टा VCB, और यहाँ पे क्या है दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि कॉमन बेस में इनपुट कॉमन बेस मोड में यानी कि CB मोड में, CB कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट का जो गतिज प्रतिरोध होता है, फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, RI बराबर डेल्टा VEB अपान डेल्टा IE और R0 बराबर होता है डेल्टा VCB अपान डेल्टा IC। तो ये वाला हमारा होता है क्या कहते हैं, आउटपुट के लिए होता है, और ये वाला इनपुट के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे EB हमने बताया कि एमीटर बेस वोल्ट, और यहाँ पे एमीटर धारा, एमीटर बेस कॉमन बेस विभवांतर, और यहाँ पे कॉमन कलेक्टर धारा। तो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि कॉमन बेस मोड में धारा परिवर्धन गुणांक होता है। तो कॉमन बेस मोड में धारा परिवर्धन गुणांक आपको बताना है। ऑप्शन ही दिया गया है अल्फ़ा बराबर
डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी, और बी वाला दिया गया है अल्फ़ा बराबर डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई अपान डेल्टा आई सी, और सी दिया है दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो कॉमन बेस मोड में धारा प्रवर्धन गुणांक होता है वो हमारा होता है अल्फ़ा बराबर डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई होता है। क्या होता है दोस्तों? डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई, जहाँ पे डेल्टा आई सी हमारा कलेक्टर धारा और डेल्टा आई हमारा होता है इमीटर धारा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि कॉमन बेस में इतना इतना चीज़ें दी गई हैं, तो प्रवर्धन गुणांक का आप मान बताएं, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। तो 45 देखिए क्या है कि कॉमन एमीटर मोड में इनपुट व आउटपुट का गतिज प्रतिरोध होता है। तो कॉमन एमीटर मोड में इनपुट व आउटपुट का गतिज प्रतिरोध बताना है। अब यहाँ पे कॉमन एमीटर की बात आ गई है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात आ गई है। इसके पहले हमने कुछ और देखा था, यहाँ पे कॉमन एमीटर की देख रहे हैं। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है आर आई बराबर डेल्टा बी ई अपान डेल्टा आई बी, आर आई बराबर डेल्टा बी सी ई अपान डेल्टा आई सी, और बी है आर आई बराबर डेल्टा ई भी अपान डेल्टा आई ई, और आर नॉट बराबर है डेल्टा बी सी अपान डेल्टा आई सी, और सी वाला दोनों है, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था इसके पहले कि जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा कि बेस एमीटर के लिए होता है। तो यहाँ पे वाला होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर आई बराबर डेल्टा बी ई अपान डेल्टा आई बी, और आर आई बराबर हो जाएगा डेल्टा बी सी ई अपान डेल्टा आई सी होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। देखिए दोनों फ़र्क क्या है, यहाँ पे देखिए आर आई है, आर आई है, यहाँ पे क्या है आर आई है, आर नॉट है। तो एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क क्या है कि यहाँ पे भी ई बी यानी कि एमीटर बेस धारा है, एमीटर बेस वोल्टेज है, और यहाँ पे एमीटर धारा है। यहाँ पे देखिए बेस एमीटर वोल्टेज है, और यहाँ पे क्या है बेस धारा है। तो मतलब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कितना कितना दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ कि कॉमन एमीटर मोड में यानी कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में धारा प्रवर्धन गुणांक होता है। तो ऑप्शन ए है अल्फ़ा बराबर डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई ई, बीटा बराबर डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी, सी बराबर होता दोनों, डी बराबर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कॉमन एमीटर मोड में धारा प्रवर्धन गुणांक होता है वो हमारा होता है बीटा बराबर डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी होता है। क्या होता है, बीटा बराबर डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का है कि अल्फ़ा और बीटा में संबंध होता है, कि अल्फ़ा और बीटा में संबंध होता है। तो ऑप्शन ए है अल्फ़ा बराबर बीटा बट्टे 1 प्लस बीटा, और दूसरा है बीटा बराबर अल्फ़ा बट्टे 1 माइनस अल्फ़ा, और बी वाला है कि अल्फ़ा बराबर 1 प्लस बीटा बटे बीटा, और बी वाला दिया गया है 1 माइनस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा, और सी दिया है दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अल्फ़ा और बीटा के बीच जो सही संबंध होता है वो हमारा होता है अल्फ़ा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, और बीटा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है यहाँ पे कि कॉमन कलेक्टर या एमीटर फॉलोअर। देखिए कॉमन कलेक्टर को हम एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। तो इसको कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि एमीटर फॉलोअर है। तो 3 ऑप्शन दे देगा कि कॉमन एमीटर है, या फिर कॉमन बेस है, या फिर कॉमन कलेक्टर है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना होता है। तो इसीलिए आप इसको याद रखिए कि कॉमन कलेक्टर को हम क्या कहते हैं, एमीटर फॉलोअर भी कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी देखिए कॉमन कलेक्टर व एमीटर फॉलोअर का यूज़ किस परिपथ में करते हैं। तो ऑप्शन ए प्रतिबाधा मैचिंग और बफर स्टेज परिपथ में, ऑप्शन बी धारा उत्पन्न करने में, ऑप्शन सी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन कलेक्टर या फिर एमीटर फॉलोअर का यूज़ हम करते हैं वो प्रतिबाधा मैचिंग और बफर स्टेज परिपथ में करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्या है कि एक अच्छा प्रवर्धक होता है। तो एक अच्छा प्रवर्धक देखिए क्या होता है। तो प्रवर्धक मतलब आप समझ रहे हैं कि जो क्या कहते हैं कि तरंग को अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाए। तो ऑप्शन ए दिया गया है जिसका इनपुट प्रतिरोध उच्च व आउटपुट प्रतिरोध निम्न हो, और बी दिया है कि आउटपुट जिसका आउटपुट उच्च हो और इनपुट निम्न हो। आउटपुट उच्च मतलब आउटपुट प्रतिरोध उच्च हो और इनपुट प्रतिरोध निम्न हो। तो यहाँ पे और सी वाला देखिए क्या दोनों समान हो, और डी वाला इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो एक अच्छा प्रवर्धक होता है तो हमारा जो होता है उसमें जो गुण होते हैं कि उसका जो इनपुट प्रतिरोध हो उच्च हो और आउटपुट प्रतिरोध क्या हो निम्न हो। तो इसलिए यहाँ पे इसका 49 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और बी सी डी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि किस ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में यूज करते हैं। तो किस ट्रांजिस्टर को हम प्रवर्धक के रूप में यूज करते हैं, तो सीवी मोड सीवी मोड वाले को, या फिर सीसी मोड वाले को, या फिर सीई मोड वाले को, या फिर सभी को। देखिए यहाँ पे जो अच्छा मतलब प्रवर्धक के रूप में जो होता है ट्रांजिस्टर, तो हमारा होता है सीई मोड वाला, यानी कि कॉमन इमीटर मोड वाला। तो देखिए ये यूज इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसका जो धारा प्रवर्धन गुणांक लाभ होता है, धारा लाभ होता है और वोल्टेज लाभ होता है, इन सभी से क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं कॉमन इमीटर मोड को बजाय कॉमन कलेक्टर के और कॉमन बेस के। तो यहाँ पे जो इसका 50 का आंसर हो जाएगा कि किस ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में यूज करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन इमीटर मोड हो जाएगा। तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि डीसी लोड लाइन्स का समीकरण है। तो देखिए डीसी लोड लाइन का जो हमारा समीकरण है यहाँ पे बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है IC बराबर 1 माइनस RL VCE प्लस VCC बटे RL, और बी वाला है IC बराबर माइनस 1/RC RL VCE, और सी वाला यहाँ पे है कि IC बराबर VCC बटे RL, और डी वाला इनमें से कोई नहीं। देखिए जो डीसी लोड लाइन होता है कभी कभी समीकरण पूछ लेता है, तो उसका जो समीकरण होता है वो ऑप्शन नहीं होता है। IC बराबर माइनस का 1/RL, RL मतलब लोड प्रतिरोध, और IC मतलब कलेक्टर धारा, और VCE मतलब कॉमन इमीटर वोल्टेज, और VCC मतलब कॉमन कलेक्टर वोल्टेज, और RL को मतलब प्रतिरोध। तो इसलिए यही हमारा क्या होता है, डीसी लोड लाइन का सही समीकरण होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन है सही हो जाएगा। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि ट्रांजिस्टर को द्विध्रुवीय कहा जाता है। तो ट्रांजिस्टर को हम द्विध्रुवीय क्यों कहते हैं, बाइपोलर क्यों बोलते हैं, तो बताना आपको। क्योंकि धारा मेजॉरिटी व माइनॉरिटी दोनों के कारण प्रभावित होती है, क्योंकि धारा केवल मेजॉरिटी वाहक के कारण प्रभावित होती है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है वो उसको हम द्विध्रुवीय यानी कि बाइपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो धारा का प्रवाह होता है मेजॉरिटी यानी कि होल के कारण भी होता है, और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन के भी कारण होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है द्विध्रुवीय होता है। और यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी वाहक के कारण कब प्रभावित होगा, जब हमारा ट्रांजिस्टर मतलब क्या कहते हैं एकल चरण होगा, मतलब एक ध्रुवीय होगा, तो वहाँ पे हम मेजॉरिटी वाहक के कारण उसमें धारा प्रभावित होगी, इसीलिए जो उस ट्रांजिस्टर होगा एकल ध्रुवीय होगा। तो यहाँ पे द्विध्रुवीय की बात की गई है, बाइपोलर की बात की गई है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है कि एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर युक्ति है। तो एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर युक्ति आपको बताना है। ऑप्शन ए बताओ इसमें क्या कौन कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए FET, ऑप्शन बी प्रवर्धक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो एकल ध्रुवीय ट्रांजिस्टर हमारा होता है वो हमारा क्या होता है FET यानी कि फील्ड इमीटर ट्रांजिस्टर होता है। तो हमारा ये हमारा होता है कि एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर हमारा FET होता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म ही हो गए हैं लगभग। तो अब देखिए इसमें जो चैप्टर था आपका कि द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर का परिचय, तो इसमें हमने 3 पार्ट में सारी चीज़ों को बताया है। तो और सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। और इसके जो न्यूमेरिकली टाइप क्वेश्चन है उसको भी आप अपनी बुक से देखिएगा। बाकी हम आने वाली वीडियो में आगे की वीडियो में बता देंगे कि इसका जो न्यूमेरिकल होगा कैसे आएगा। देखिए बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जो हमने लीकेज धारा का फार्मूला बताया या फिर और सारे संबंध बताए हैं, अल्फ़ा बीटा का जो फार्मूला बताया है, तो उसी से पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं। तो इन्हीं को थोड़ा सा आप देखिएगा। और बाकी देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है आपको, पहला काम आपका ये है। दूसरा काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करिए ताकि जो है उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और हमारा चैनल जो है थोड़ा सा और मतलब फैमिली जो है और बड़ी हो सके, और हम सबको पढ़ने में और मज़ा आ जाए। तो बाकी देखिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।